मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मन्नू, तक्षय काद्यान, रविंदर अहिरवार, विजय शुक्ला, सिंपी कुमारी, विक्की चौहान, नितेश कुमार, आर्य सेन, विजय, योगेश मरना, नितेश कुमार, मन्नू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। नवीन राजौरिया, सुधांशु कुमार, विवेक चौहान, विजय, प्रिंस कुमार, मुन्ना कुमार, जयेश, शिव जयंत। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 5 में क्या होगा कि जब हम किसी रेशियो को मिस्टेकनली रीड कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक बात कहूं कि भाई एक आदमी है और उसके दो आदमी मान लीजिए ए और बी है। वो किसी पैसे को 2:3 में बांट रहे हैं। बांटना था, ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूं कि दो आदमी हैं ए और बी, इन्होंने किसी पैसे को 2:3 में बांटना था। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने कर दी गलती और बांटते वक्त इन्होंने बांट दिया 4:5 में। 4:5 में बांट दिया। बांटना था 2:3 में, बांट दिया पैसा 4:5 में। तो भाई बताओ क्या इंपैक्ट पड़ा, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, और कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, उस चीज के बारे में चर्चा करो। या इनको जो नुकसान या फायदा हुआ है वो कैसे कैलकुलेट हो, बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां एक बात नोटिस करने की है, और वो ये कि यार हमारे पास कोई धन था, ठीक है जी। उस धन को हमने बांटना था 2:3 में, लेकिन हमने उस पैसे को बांट दिया 4:5 में। तो जो धन है ना, परसेंटेज में आपने ये चीज तो सीखी है कि पैसा ऐसे मानो जिसे मजा आ जाए कैलकुलेशन में। जो धन है वो ऐसा ले लो जिसको हम 4:5 में भी आसानी से बांट सके और 2:3 में भी बांट सके। अदरवाइज आप कहें जी हम तो एक्स लें, तो पहले एक्स को 2:3 में बांटोगे तो फ्रैक्शन में आएगा। तो क्या किया जाए, तो दूसरा तरीका ये कि यहां टोटल ले लो, 2 और 3 कितना बना 5। यहां टोटल कर लो, 4 और 5 कितना बना 9। अब 9 और 5 का एलसीएम ले लो, क्या हुआ 45। तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं यार 45 रुपए बटना था। तो 45 रुपए को अगर बांटना था तो 45 रुपए को 2:3 में बांटते तो 2 और 3 5, 5 यूनिट 45, 1 यूनिट 9, 9 दूनी 18 रुपए ए के हिस्से आना था और 27 रुपए मेरे भाई बी के हिस्से आना था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब बांटने लगे तो 45 रुपए को हमने बांट दिया 4:5 में। तो 4 और 5 9 यूनिट 45, 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25, तो 5 और 20। आपने कहा ठीक है, यानी हमें 45 रुपए को बांटना था 18:27 में, 18 और 27 देना था। लेकिन हमने दे कैसे दिया, 20 और 25। तो आपसे सवाल में ये पूछेगा कि बताओ भाई ए को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप कहेंगे कि सर प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पहले ए को 18 मिल रहा था, अब ए को 20 मिल रहा है, तो 2 रुपए फालतू मिल रहे हैं। जबकि बी को पहले 27 मिल रहे थे, अब 25 मिलेंगे, तो बी को 2 का लॉस हुआ। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे कहने का मतलब यहाँ सिर्फ इतनी बात है आपके लिए कि जब भी ऐसी कहानी होगी तो वहां पे मेरे बच्चे दोनों जगह अमाउंट को सेम कर लिया करो। यहाँ वाली अमाउंट और यहाँ वाली अमाउंट सेम कर लिया करो। उसके बाद फिर कैलकुलेशन बैठाया करो। तो आइए इसी तर्ज पे पहला सवाल उठाते हैं इस टाइप का, करिए। देखिए यार, सवाल में कह रहा है ए बी सी के बीच गलती से 1170 रुपए को बांटना था। गलती से नहीं, 1170 रुपए बांटना था, और बांटना था 1:2, 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4 में। अब जब भी बटे में आया तो कहानी सिखाइए क्या किया करो मेरे भाई। सर बताया 2 3 4 कैल्शियम ले लो, 12, 12 से हर जगह गुना करो, तो 2×6 = 12। यानी बांटते वक्त ए को देना था 6 रुपए, तो बी को देना था भैया 3×4 = 4 रुपए, तो सी को देना था 3 रुपए। इस अनुपात में मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी को पैसा बांटना था। बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन कह रहा है जब बांटने लगे तो हमने गलती से 2 3 4 में बांट दिया।
ये गलत किया, 2:3:4 में बांट दिया। बांटना था 6:4:3 में, लेकिन हमने बांट दिया 2:3:4 में। तो कह रहा है गड़बड़ करी गई। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसको प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। आओ बाबू, तो क्या बैठा है सेटिंग, देखो ध्यान से। आपको एक तरीका बता दिया कि ऐसे हर एक सवाल में एक ही काम करना है, दूसरा काम ही नहीं है आपके पास, कि इनकी अमाउंट इक्वल कर लो। यहां अमाउंट कितनी है, तो आप कहेंगे 3 और 4 7 और 6 13, और यहां अमाउंट कितना है, 2 और 3 5 और 4 9। तो 13 और 9 का एलसीएम क्या आया सर, 13 9 में 117। तो करो क्या भाई, 117 ही रुपए मान लो टोटल, कि भाई 117 रुपए बांटने थे, तो 117 में ए बी सी को 6:4:3 बांटना था, लेकिन गलती से 117 रुपए को हमने बांट दिया किस रेशियो में, 2:3:4 में। तो भैया 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट 117 रुपए, तो 1 यूनिट 9, तो 9×6 = 54। तो ए को 54 रुपए मिलने थे, बी को 9×4 36 रुपए मिलने थे, और सी को 9×3 27 रुपए मिलने थे। लेकिन बांटते वक्त 2 और 3 5 4 9 9 13, तो बांट दिया 13 दूनी 26 रुपए ए को बांट दिए, हाँ जी, 13×3 = 39 रुपए बी को बांट दिए, और 13×4 = 52 रुपए बांट दिए सी को। तो हमसे सवाल में ये पूछ रहा है भाई किसको फायदा हुआ। देखो जी, ए को तो नुकसान हो गया, बी को 3 यूनिट का फायदा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हुआ सी को, क्योंकि 27 से सीधा 52 पे आ गया। तो कितने का फायदा हुआ जी, 25 यूनिट का फायदा हुआ। यानी सर सबसे ज्यादा फायदा सी उठा ले गया। गलत बांटने के चक्कर में किसको ज्यादा फायदा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सी को फायदा हुआ। अब कह रहा है कितना फायदा हुआ, तो भाई ये बताओ पैसा था कितना, तो सब 1170 रुपए, और हमने जो एलसीएम लिया उसके अकॉर्डिंग पैसा लिया 117 यूनिट, तो 117 यूनिट 1170 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे भाई 10, तो 25 यूनिट की वैल्यू आई 25 × 10 यानी 250 रुपए। यानी मोटी मोटी बात ये कह सकते हैं कि सर सबसे ज्यादा फायदा सी को हुआ, और कितने का हुआ सर, 250 रुपए का हुआ। सी विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट इज ₹250। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन। देखिए भाई, कह रहा है 702 रुपए को राम रमेश और नरेश में बांटना है, लेकिन गलती से इतने के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3 4 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। करना था इस रेशियो में, तो करो क्या भाई, 3 4 6 का एलसीएम ले लो, तो यह आया 12, तो 12 से यहाँ गुना, 12 से यहाँ, 12 से यहाँ, 3×4 = 12। यानी मान लीजिए राम रमेश और नरेश है, राम रमेश और नरेश। तो जो पैसा बांटा गया है वो 4:3:2 में बांटा गया। बिल्कुल ठीक है। कहता है इस पैसे को इस अनुपात में बांटने की जगह उसने इसे बांट दिया 3:4:6 में। ये सही था, लेकिन गलती से उसने इसे 3:4:6 में बांट दिया। तो कह रहा है कि भैया ये जो गलती हुई है इसका फायदा किसको मिला और कितना मिला। आओ बाबू, तरीका बता दिया, टोटल कर लो, 4 3 7 2 9, 4 3 10, 6 4 10 और 3 13, ये तो सेम ही सवाल हो गया। 13 9 में 117, यही बनाना भाई, देखना और तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना। 117 से लेकिन भाग कैसे होगा, 117, अच्छा 17 चिक्के 102, 6 पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि यार 117 यूनिट मान लेते हैं टोटल पैसा है, जो इधर भी बांटना है इधर भी बांटना है। अब ये बताओ मेरे भाई, 117 यूनिट को जब बांटोगे तो 4 3 7 2 9, 9 13 आया, तो 13×4 = 52 यूनिट इसे मिला, 39 यूनिट इसे, और 26 यूनिट इसे। जब बांटने लगे तो 6 4 10 और 3 13, 13 यूनिट 117, 1 यूनिट 9, तो 9 3 27 यूनिट इसे मिला, 36 यूनिट इसे मिला, और 9 6 54 यूनिट इसे मिला।
तो मेरे प्यारे बच्चों फायदा हुआ। उसने पूछा भी हमसे क्या है कि सबसे अधिक और सबसे ज्यादा किसने पैसा लिया, तो नेचुरल है सी ने, क्योंकि सी को पहले 26 मिल रहा था, अब 54 मिलेगा, तो 26 26 52 28 यूनिट एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। 28 यूनिट का फायदा होगा मेरे प्यारे बच्चों किसको, नरेश को। जबकि टोटल पैसा जो बांट रहे हो 117 यूनिट नहीं 702 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 6। तो 28 गुना 6 करेंगे, 6 अठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16। यानी मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो फायदा कमाएगा वो नरेश कमाएगा, और वो भी 168 रुपए का कमाएगा। सॉरी, कहाँ गया, हीरा। नरेश कमाएगा और वो भी 168 रुपए का फायदा उठाएगा। आओ मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 1890 रुपए को हमें बांटना था एबीसी में 2:3:4 में। नहीं, ये गलत बांट दिया, बांटना था इस रूट वाले रेशियो में। आओ जरा समझते हैं इस रूट की कहानी को। कह रहे थे 1890 रुपए को एबीसी के बीच गलती से इतने के स्थान पे ही बांट दिया गया। तीन लोग हैं मेरे भाई, ए बी और सी। आप समझ गए कि रेशियो निकालना। ए की वैल्यू इधर की 25 की पावर 1/2, लेकिन वो माइनस का। आप ये बात जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं √25 या 1/25 की पावर 1/2। हाँ जी, और 25 की पावर 1/2 का मतलब होता है √25। 25 का वर्गमूल होता है 1/5। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ आ गई 1/5, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई 1/5। अब आते हैं बी पे। बी की वैल्यू ध्यान दोगे तो पहले कर रखा है 125 का वर्ग और फिर कर रखा है क्यूब। इसको भी सुलझाते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, पहले 125 का वर्ग एंड देन फिर क्या हुआ क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको लिखा जा सकता है 125 की पावर 2, और ये क्यूब रूट को बटे 3 लिख सकते हैं। और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, अच्छा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी 1/25। यानी मेरे भाई ये वाली वैल्यू सोल्व होके दे रही है 1/25। हाँ जी। अब आइए तीसरी चीज पे। तीसरा है 4 सही 17/27। तो 27 चौक कितना होगा, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। 108 में 17 जोड़ा 125। तो ये आएगा 1/√125/27। तो मेरे प्यारे बच्चे 125 का क्यूब रूट 5 और 27 का क्यूब रूट 3। तो 1/5/3 पलटेंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/5। ये आएगा मेरे भाई 3/5। हाँ जी। आइए मेरे भाई, इसको सेटल करने जब जाओगे तो आप क्या करोगे, 5 5 25 है तो सबको 25 से गुना करो, इधर भी, इधर भी, इधर भी। 5 से काटा तो 5 है, 25 से 25 काट के 1 आया, 5 से काटा 25, 5 5 3 15। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो रेशियो निकल के आया वो आया 5:1:15। यानी इस अनुपात में सच मायने में आपको पैसा बांटना था, इस अनुपात में आपको पैसा बांटना था। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन हुआ क्या, आप तो शैतान थे, आपने गलती से जो पैसा बांट दिया वो बांट दिया भैया 2 3 4 में। 2 3 4 के अनुपात में। तो कह रहा बताओ भैया
1890 रुपए के साथ जब ये शैतानी हो गई, तो अभी बताओ किसको फायदा हुआ और क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। तो यहां देखोगे 5 और 1 6 15 21 आया भाई, और यहाँ 4 3 7 2 9। 21 और 9 का जो एलसीएम आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 63, 63 यूनिट। आपने कहा जी ठीक है, मान ली बात। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 63 यूनिट को यहाँ बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, 63 यूनिट को ही यहाँ, क्योंकि पैसा तो दोनों के सेज में ऊपर नीचे सेम रहेगा आपका यहाँ। तो मेरे भाई 25 से किया ना ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखिए 5 और 1 6 और 15 21, 21 यूनिट 63, 1 यूनिट 3, और 1 यूनिट 3 है तो 3 5 15 आएगा ये, 3 एकम 3 आएगा ये, और 15 3 45 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखते हैं तो 2 और 3 5 4 9, 9 7 63, 1 यूनिट 7, तो 7 दूनी 14 यूनिट आया ये, 7 3 21 यूनिट आया ये, और 7 चौक 28 यूनिट आया ये। अब मेरे प्यारे बच्चों आ गया ये, इसे तो लॉस हुआ, इसे 3 से 21 मिला तो 18 का प्रॉफिट कमाया। यहां देखें तो 45 से 28 पे इसने लॉस कमाया। तो मुझे साफ साफ यहां से एक चीज दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट कमाया है वो बी ने कमाया। किसने कमाया मेरे भाई, बी ने कमाया। दूसरा, टोटल जो पैसा बांट रहे थे वो 1890 रुपए था, तो भैया 63 यूनिट 1890 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप समझ ही गए कि एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपए, 36 18 3 3 9, एक यूनिट 30 रुपए आ रही। अगर एक यूनिट 30 है तो 18 यूनिट कितना, 18 गुना 30, आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 540 रुपए। आंसर हो जाएगा मेरे भाई 540 रुपए। 510 नहीं बे, 18 3 54, 540 ऑप्शन है कि नहीं है यार, कहीं गड़बड़ करी है क्या हमने, बताना बच्चों कहाँ गड़बड़ करी है। 5/3 को पलट के लिखा 3/5, ठीक है। ये आया 1/25, ये भी ठीक है। ये आया 1/5, ये भी ठीक है। कहाँ गड़बड़ हुई है भाई बताना। 63 कहाँ से आया, 63 भैया एलसीएम लिया ना हमने 21 और 9 का, क्योंकि 15 5 20 और 21 4 3 7 2 9, 21 और 9 का एलसीएम लिया 63, 21 और 9 का एलसीएम लिया 63, यहां एलसीएम लिया। हाँ है ना। अगर आप ये कह रहे हैं 25 से क्यों किया, ताकि बटे का 25 सारी जगह खत्म कर दे भाई, रेशियो भी तो सिंपल फॉर्म में लेके आना, तभी तो मतलब होगा, अदरवाइज थोड़ी कुछ हासिल होगा। देखना भैया कहाँ गड़बड़ हो रही है हमसे, कि ऑप्शन एक भी मैच नहीं हो रहा, 540 आइए नहीं रहा भैया। भाई नेचुरल है, प्रॉफिट तो सूखा सूखा बी ही सबसे ज्यादा उठा रहा होगा, है ना। तेईस कहाँ होगा भाई, 4 3 7 7 2 9, 9 7 63, 7 2 17 गुना 3। मेरे बच्चों करेक्ट है, चेक कर लिया, टाइपिस्ट ने ऑप्शन में शैतानी करी हुई है, 540 ही आंसर आएगा, फालतू में कमियां छांट रहे हो। तो बी को 540 का प्रॉफिट होगा, बी को प्रॉफिट होगा और 540 रुपए का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन में मिस्टेक, ऑप्शन चेंज कर लेना, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ढक्कन पता चलते ही कि अच्छा सर से आंसर नहीं मिल रहा, चलो हम मिला के देते हैं, वो काम मत करो, करो वैसे। देखिए मेरे भाई बिल्कुल ठीक है, कहता है जी ए बी और सी में पैसा बांटना है, तो भैया सेट करेंगे 4 5 6 कैल्शियम कितना है 60, तो इधर भी 60 60 60 60 से गुना करोगे, तो 4 से काटेंगे 15, 4 से काटेंगे 15,
उसके बाद भैया 5 से काटेंगे 12 और भैया 6 से काटेंगे 10। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 15:12:10 इस अनुपात में पैसा बांटना था, लेकिन गलती से 4:5:6 में बांट दिया। 4:5:6 में बांट दिया। ये हो गई बाबू गलती और ये थी कहानी ठीक। अब क्या कह रहा है? कह रहा भैया ये बता दो कैसा करने से क्या हुआ। भैया नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हुआ और किसको नुकसान हुआ ये बताना है। तो यहां देखोगे तो 15 और 10 25, 15 और 12 27, 10 37 आया। और यहां देखोगे 6 और 5 11 और 4 15 आया। एलसीएम लोगे भाई, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो ये आया 555। तो मान लेते हैं कि 555 यूनिट बांटना था हमको। तो देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है भाई 555 यूनिट में। तो जोड़ेंगे 37, 37 से एक यूनिट की वैल्यू 15, 15 15 225 मिला ए को, 15 12 180 मिला बी को, और भैया 150 यूनिट मिला है सी को। बहुत बढ़िया। यहां देखिए 6 5 11 4 15, 15 यूनिट इतना, तो एक यूनिट की वैल्यू 37। तो 37 को 4 से गुना करोगे तो 4 7 28, 4 3 12 और 2 14। और हमें केवल उसको निकालना है जिसको फायदा हुआ है, उसको नहीं जिनको बराबर मिला है नुकसान हुआ है। ये आप जानते हैं 37 गुना 5 करेंगे, 5 7 35, बिल्कुल ठीक है। और भैया 5 3 15 और 2 17, 175। बहुत बढ़िया बाबू। यहाँ 37 गुना 6 करेंगे तो आप जानते हैं 37 गुना 6 करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो यहाँ लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमसे सवाल में क्या पूछा है कि भैया अच्छा अच्छा सी द्वारा, नहीं गलत दे रहा है सवाल। कह रहा was to divided among A, B and C in the ratio this, but by mistaken it was divided in the ratio this. The amount in exceed received by C was। अच्छा ये पूछ रहा है कि सी को कितनी अमाउंट ज्यादा मिली थी, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 7 42 और भैया 6 3 18 और 4, 6 7 42, 6 3 18 4 22, 222। माफ करना मेरे बच्चे, हमें ये सब निकालना ही नहीं था, सवाल ही नहीं पड़ा मैंने, इनकी जरूरत ही नहीं निकालने की, बस सी पे ही कंपैरिजन है। तो मेरे भाई पहले सी को 150 मिल रहा था, अब मिलेगा 222 यूनिट, तो कितना ज्यादा मिलेगा? तो 2, 12 में 5 गया 7, 72 यूनिट ज्यादा मिलेगा। जबकि टोटल पैसा भी जो बांटा गया वो 555 रुपए। तो 555 यूनिट, 555 रुपए, तो एक यूनिट 1 रुपया। तो भैया 72 यूनिट, 72 गुना 1 रुपये, यानी आंसर आएगा 72 रुपए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 72 रुपए मेरा राइट आंसर हो। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब इस तर्ज को आप समझ गए। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप खुद से कर लेंगे। ये भी वैसा ही सवाल है जो पीछे हमने किया था, लेकिन है इसी तर्ज पे, तो ये आप होमवर्क पे कर लेना। अब हम आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों मिसलेनियस पे। मिक्स क्वेश्चन होंगे कुछ कुछ अटपटे से, उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रपोर्शन पे। ये थी रेशियो की कहानी। तो आइए मेरे भाई मिसलेनियस पे, पहला सवाल आपके सामने कहता है ए बी और सी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। यदि इनके वेतन में इतने इतने परसेंट का इंक्रीज कर दिया जाए तो बढ़े हुए वेतन का अनुपात ज्ञात करिए। भाई ए बी और सी, कहता है इनकी सैलरी का रेशियो 1:3:4। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कह रहे हैं इनमें परसेंटेज इंक्रीज कर दो, तो करो क्या यार, रेशियो है ना, तो अपनी तरफ से 100 300 400 मान लो, मान लिया। अब सवाल में कह रहा है कि ए की इनकम 5% बढ़ गई, तो 100 का 5%, 5 बढ़ गई कितनी हो गई? 105। बी की इनकम 10% बढ़ गई, 30, 330 हो गई। और सी की इनकम 15% बढ़ गई, तो 15 चौको 60, 460 हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चे इसका रेशियो ले देते हैं, तो 0 0, काहेगा 0, कटा ही नहीं। 5 से कटेगा, 5 2 10, 5 1 5 21, 5 6 30, 5 6 30 66, और 5 9 45, 5 2 10 92। अब भैया यही आ रहा है और तो कुछ कट नहीं रहा, तो 21 66 92 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे,
आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए बी और सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9। ए बी और सी के, कहता है खर्च का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो है मेरे प्यारे बच्चों 16:12:9। ये खर्चा है। कहता है इनकी टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम जो है मेरे प्यारे बच्चों इनकी, वो है 1530 रुपए। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो इनकी आय है वो 1530 रुपए। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि बी अपनी इनकम में का बी की आय बतानी कितनी है अगर ये अपनी इनकम का इतना इतना परसेंट खर्च करता है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ए अपनी इनकम का कितना खर्चा करता है, बी ना बचाता है, आय का क्रम से इतना इतना बचत करते हैं। कह रहा है जी ये इनकी सेविंग है, बचत है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर ए 20% की बचत करता है, यानी 5 में 1 की बचत करता है, तो मतलब ये हुआ कि बी की इनकम अगर 5 है तो 1 की बचत करेगा तो खर्चा करेगा 4। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 20। यानी ए की इनकम होगी मेरे भाइयों 20। आपने कहा मान ली बात। ठीक है जी, अगली कहानी। बी अपनी इनकम का 25% बचत कर रहा है। 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4। यानी बी की इनकम अगर 4 है तो 1 की बचत कर रहा है तो खर्चा कर रहा होगा 3। तो 3 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 4, तो 4 यूनिट हो गया 16। यानी इसका मतलब बी की इनकम होगी 16। बहुत बढ़िया। और कह रहा है सी अपनी इनकम का 40% बचत करता है, तो 40% की मेरे बच्चे फ्रैक्शन होती है 2/5। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सी की इनकम 5 यूनिट है तो 2 यूनिट वो बचत करता है, तो खर्चा कितना करता होगा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 थी 15। तो सी की इनकम आ गई 15। आपने कहा ठीक है। यानी मेरे प्यारे बच्चों हमें खर्चा दे रखा था, परसेंटेज दे रखा था, उसके थ्रू हम इनकम तक पहुंच गए। अब क्या किया जी, जब मेरे भाई हम इनकम तक पहुंच चुके हैं, अब हमको क्या चाहिए, अब हमें 1530 रुपए को बांटना है। आओ तो बांटते हैं। तो कह रहा है बी की इनकम ज्ञात करिए क्या होगी। देखिए भैया जी, अब बांटेंगे तो 20 और 16 36, 36 और 15 51। तो 51 यूनिट हुआ टोटल पैसा, और बांटना है 1530 रुपए को। तो 51 यूनिट 1530 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आई 30 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 30 रुपए। तो पूछा बी की इनकम ज्ञात करिए। तो बी की इनकम 1 यूनिट 30, तो बी की इनकम होगी 16 गुना 30, 480 रुपए। तो मेरे भाइयों मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 480 रुपए। हाँ जी। और यही हमसे पूछा हुआ कि भाई बी की इनकम ज्ञात करो, तो आंसर होगा 480 रुपए। करिए जी। बहुत बढ़िया, शानदार जानदार मेरे बच्चों। सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी की टोटल इनकम है 6060 रुपए। टोटल इनकम है 6060 रुपए। कहता है इनकी बचत का अनुपात हमें दिया है। इस बार मेरे प्यारे बच्चों इनकी बचत का अनुपात दे रखा है, सेविंग का रेशियो दे रखा है, एंड द रेशियो ऑफ सेविंग इज 5:6:9। 5:6:9। बहुत बढ़िया जी। सवाल में कह रहा है कि ए अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 80% की फ्रैक्शन हुई 4/5। या हम यूं कह सकते हैं कि यार अगर उसकी इनकम 100% होगी तो 80% तो उसने खर्च कर दिया। अब रुक, 80% अगर खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा 20%। और ये बचत ही दे रखी है, तो 20% यानी 1/5। यानी इनकम 5 है तो बचत होगी 1 यूनिट। 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 25। तो एक इनकम हुई मेरे भाई 25। बहुत बढ़िया जी। बी जो है वो 85% मेरे प्यारे बच्चों खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 15%। 15% की फ्रैक्शन 3/20।
बी जो है वो 85% मेरे प्यारे बच्चों खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 15%। 15% यानी 3/20। मतलब बी की इनकम अगर 20 है तो बचत कर रहा है 3 की, तो 3 यूनिट 6, तो 1 यूनिट 2, तो 20 यूनिट 40। और कह रहा है सी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 25%, यानी 1/4। यानी सी की इनकम 4 है तो उसकी बचत है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 9 को, तो 4 यूनिट 9 चौक 36, तो सी की इनकम आ गई 36। आपने कहा जी मामला सेट है। अब भैया 6060 रुपए को हमें बांटना है, तो बताना है ए की इनकम क्या होगी। देखिए यार, अब हमें इन चीजों की जरूरत नहीं। 6060 बांटना है तो देखो, 5 और 6 11 आया, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 101 यूनिट बनाई टोटल। 101 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6060 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 60 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए, तो हमसे पूछा है कि भाई ए की इनकम ज्ञात करिए। तो ए की इनकम 25 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए, तो 25 की वैल्यू 0, 25 के 150। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1500 रुपए। यानी ए की जो इनकम है मेरे भाई, वो आएगी कितनी? 1500 रुपए। कितनी मेरे बच्चे? 1500 रुपए। आइए बाबू, आइए मेरे बच्चे। देखिए सवाल में कहा है कि सैलरी जो बी सी डी एंड ई आर इन द रेशियो 2:3:4:5। कहता है बी सी डी और ए, इनकी मेरे प्यारे बच्चों सैलरी का जो रेशियो 2:3:4:5। 4:5। बहुत बढ़िया जी। और कह रहा है इनकी सैलरी इतने परसेंट बढ़ा दी जाए। और सवाल में कह रहा है इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज दिस, देन व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरी ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। तो कह रहा है बी प्लस सी प्लस डी की ओरिजिनल सैलरी, बी सी डी ई की ओरिजिनल सैलरी का सम क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखो भाई बड़ा मुश्किल सवाल है, हमें परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं। तो करते क्या है, हम मान लेते हैं ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है, क्योंकि हमें परसेंटेज इंक्रीज करना है। अब कह रहा है कि इनकी सैलरी 20% बढ़ गई, तो 200 का 20% हुआ 40, तो 240 हो गई। सी की सैलरी 30% बढ़ गई, 300 का 30% 90, तो 390 हो गया। और डी की सैलरी 40% बढ़ गई, तो 400 का 40% 160, तो 560 हो गया। और बाबू ई की सैलरी 50% बढ़ गई, तो 250 यानी 750 हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात को समझना ध्यान से, क्या कि भैया डी का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो है मेरे प्यारे बच्चों 560 रुपए। तो डी की बढ़ने के बाद सैलरी 560 यूनिट, जबकि एक्चुअल में रखी 560 रुपए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो ये तो सीधा है कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए आ गई, तो 1 यूनिट 1 रुपए। तो कह रहा टोटल सैलरी बताओ चारों की, तो 5 4 9 3 12 2 14, तो टोटल सैलरी इनकी 1400 यूनिट है। और 1 यूनिट 1 रुपए, तो भैया 1400 यूनिट होगी 1400 रुपए। मेरे भाई इसका मतलब सबकी जो सैलरी है वो 1400 रुपए होगी। तो ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा पीछे वो इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल है ना, कराया था 3 नंबर का, सेम वैसा ही सवाल है। थोड़ा सा चीजों को बस मैनिपुलेट करना होगा, डाटा को अपने अकॉर्डिंग। आइए, सवाल में कह रहा है कि किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के रसों के डिब्बों की संख्याओं का अनुपात इतना है। तो यार क्या क्या है ये? ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट। ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट।
कहता है डब्बों की संख्याओं का अनुपात 8:9:15। बहुत बढ़िया जी। अब सवाल में कह रहा है कि अगर ये इनमें से 25%, 33.33% और 20% डब्बों की बिक्री हो जाती है तो बचे हुए भंडार की वैल्यू बताइए। तो देखो यार, 25% की शुरुआत में कह रहा है 25%, तो यहां से 25% सेल हुआ मतलब 1/4, यानी अगर 4 डब्बे हैं तो एक बिक गया, तो बचे कितने, 3। तो 4 नहीं, डब्बे हैं 8। तो यानी यूं समझो कि पहले वाले का हमें वो ये कह रहा है कि भाई 25% बिक गया, तो 8 का 25% निकालोगे तो 8 का 1/4, यानी कितने बिक गए, 2। तो 8 में से 2 बिक गए तो बचे कितने, 6। दूसरे वाले में कह रहा है 33.33% बिक गए, फ्रैक्शन होगी 1/3, किसका, 9 का। तो 9 का 1/3 कितना हुआ जी, 3। 3 बिक गए तो बचे कितने, 6। और लास्ट में कह रहा है कि 20% इसके, तो 15 का 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 15 में 5 बिक गए तो बचे कितने, 10। तो 10 डब्बे इसके बच गए। कह रहा है बचे हुए डब्बों की संख्या ज्ञात करो, रिमेनिंग डब्बों की संख्या ज्ञात करो। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6। अबे ये कहां से करवा रहे हो तुम मुझसे, यही है ना भाई, करेक्ट है ना। 5, ओहो गड़बड़ कर रहे हैं भैया। 5 तीय 15 आएगा, 3 आएगा, तो 15 में 3 गया तो 12 बचा, ठीक कह रहे हो, 12। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो मेरे प्यारे बच्चे बचे हुए, बिल्कुल ठीक है, बचे हुओं का जो रेशियो आएगा वो 1:1:2 आएगा। हाँ है ना, करिए जी। देखिए यार, सवाल में कह रहा है द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी एंड सेविंग आर 1/3 ऑफ द सैलरी। मेरे प्यारे बच्चों करो क्या, आंख बंद करके इस बात पे फोकस करो कि जो टैक्स है वो सैलरी का, जो टैक्स है बाबू वो सैलरी का 1/4 है, और जो बचत है वो सैलरी का 1/3 है। बचत सैलरी की 1/3 है, टैक्स सैलरी का 1/4 है। ठीक है जी, तो करना क्या है भैया हमें, तो हमको एक ही काम करना है कि बटे में यहाँ क्या है, 3, यहाँ बटे में क्या है साहब, 4। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आया, 12। तो मान लेते हैं कि जो उसकी टोटल सैलरी है, सैलरी है वो 12 यूनिट है। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि जो भी उसकी सैलरी है उसमें टैक्स लग जाता है। कितना टैक्स लग जाता है जी, 1/4 ऑफ द सैलरी। तो 12 का 1/4 करोगे तो 12 का 1/4 निकालोगे, कितना आएगा मेरे भाई, 3। तो 3 यूनिट उसका टैक्स लग जाता है, बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है जो भी टोटल सैलरी है उसका 1/3 उसकी बचत है। तो भैया 12 टोटल सैलरी है, इसका 1/3 बचत है, तो 4 उसकी बचत है। सेविंग कितनी बाबू, 4। अब खुद ही सोचिए, 12 रुपए कमा के लाया, उसमें से 3 तो दे दिए सरकार को, 3 तो दे दिए सरकार को टैक्स के रूप में, तो बचे कितने उसके पास, 9। 9 रुपए बचे, 9 में से 4 रुपए की उसने बचत कर ली, 4 रुपए की क्या कर ली, बचत। तो बचा कितना, 5। भाई 12 में से 3 तो टैक्स दे दिया, बचा 9, 9 में से 4 की बचत, तो बचा कितना, 5 यूनिट। तो जो बचत आई ना, ये मेरे प्यार ना, जो 4 की बचत हटाने के बाद जो आया, ये आया मेरे प्यारे बच्चों उसका खर्चा। क्या आया मेरे भाई, उसका खर्चा, यानी उसका खर्चा है 5। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है कि खर्चा और बचत का अनुपात ज्ञात करो। तो खर्चा 5 होगा, तो बचत होगी मेरे प्यारे बच्चों 4। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, यहां से बहुत प्यारे प्यारे और बढ़िया सवाल स्टार्ट हो रहे हैं मिसलेनियस में। बड़े ध्यान से पढ़ना सवालों को, हल्के मत लेना। देखना मेरे भाई, पहले मैं सवाल की ड्राफ्टिंग आपको समझाऊंगा, फिर आगे की कहानी क्लियर कराएंगे। देखो यार,
क्वेश्चन में कह रहा है इन ए स्कूल 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी जितने भी टोटल बच्चे होंगे, जितने भी टोटल स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसका लड़कियां जो हैं वो 5/12 भाग, इसका टोटल बच्चों का 5/12 भाग। तो नेचुरल अगर लड़कियां 5/12 है मेरे प्यारे बच्चों, तो बॉयज क्या होंगे? तो आप कहेंगे साहब बॉयज जो होंगे वो 7/12 होंगे, क्योंकि इसका मतलब यही तो हुआ कि लड़के ना, टोटल बच्चे 12 हैं तो 5 लड़कियां हैं, तो 12 में 5 लड़कियां तो 7 क्या होंगे? लड़के। अब अगली लाइन पे आते हैं, और शेष लड़के, उनकी कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 14 ईयर्स। कहता है जितने भी लड़के हैं इनकी संख्या का 4/7 गुना, 4/7, जितने भी लड़के हैं उनकी संख्या का 4/7 गुना वो ऐसे बच्चे हैं जो 14 साल से छोटी उम्र के हैं, 14 माइनस के। तो नेचुरल है भैया, अगर चार टोटल लड़कों की संख्या का 4/7 14 से छोटी उम्र के हैं तो बचे कितने? भाई इसका मतलब 7 अगर लड़के हैं तो उसमें से 4 लड़के ऐसे हैं जो 14 से छोटी उम्र के हैं, तो बाकी 3 लड़के कौन से होंगे? 3/7 वो लड़के होंगे जिनकी उम्र 14 साल से बड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं उससे भी आगे, और लड़कियों की कुल संख्या में 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। कहता लड़कियों की टोटल जो भी पॉपुलेशन है इसमें से 2/5, 2/5 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 14 साल या 14 साल से ज्यादा है। तो 5 में से 2 लड़कियों की उम्र 14 से ज्यादा है, तो बची कितनी? 3। तो 3/5 लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी उम्र मेरे प्यारे बच्चों 14 साल से कम होगी। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है 14 साल से कम कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या 1120 है, तो टोटल बच्चे बताओ कितने होंगे? अगर 14 साल से कम बच्चों की उम्र, यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120 है, तो बताओ विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये मेरा सवाल है। मैंने यहां तक कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को लिख के दिखाया। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी सलाह है कि पेपर में आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। तरीका यह है कि ऐसे में हमेशा एक काम करना है कि जो भी नीचे फ्रैक्शन आई हुई है, जैसे यहां 7 है नीचे, यहां 5 है, यहां 12, तो 12, 5 और 7 इनका प्रोडक्ट ले लिया आपको, इनका प्रोडक्ट ले लिया, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो कभी भी फ्रैक्शन नहीं बनेगी। लेकिन क्योंकि यह सवाल मजेदार है, कैसे मजेदार है, इसमें अगर मैं टोटल बच्चे 12 भी ले लूंगा ना, तो 12 का 5/12 यानी 5 लड़कियां होंगी और बच्चे 7 लड़के हुए। अब 7 लड़कों का 4/7 यानी 4, 7 का 4/7 4 ही हुआ। 4 लड़के ऐसे हैं जो 14 से कम हैं, और 7 का 3/7 यानी 3 लड़के ऐसे हैं जो 14 से बड़े हैं। अब यहां 5 का 3/5 निकालेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3 लड़कियां ऐसी हैं जो 14 से कम उम्र की, और 5 का 2/5 निकालोगे 2, तो 2 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा है। ये मेरे प्यारे बच्चों डाटा ही इतना आसान है कि सेट हो गया। अगर नहीं होता सेट तो हमें इन सब का प्रोडक्ट लेना होता। 12×5 = 60, 6×7 = 42, यानी हमें टोटल बच्चों की संख्या 420 लेनी होती। उसका फायदा ये होता है कि आखिर तक फ्रैक्शन नहीं बनती, पॉइंटों में नहीं जाते आप, और जब जब आप पॉइंटों से जाने से बचेंगे तब तब आपकी स्पीड बढ़ेगी, ध्यान रखिए हमेशा। अब यहां तो सिंपल ही हो गया, तो उसने हमसे पूछा कि भाई 14 साल से कम आयु वाले बच्चे, तो 14 साल से कम 3 तो लड़कियां हैं और 14 साल से कम 4 लड़के हैं, तो टोटल बच्चे हो गए 3 और 4 7। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं 7 यूनिट, वो दे रखा है 1120। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 एकम 7, बचा कितना भाई? 4, 7 6 42, 160। 1 यूनिट 160, तो 12 यूनिट 12 गुना 160, गुना करेंगे भैया जीरो तो आएगा आएगा, 12 6 72, 12 कम 12 और 7 1920। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे भाई 1920 आपका करेक्ट आंसर हो।
देखिए मेरे भाई, एक एक लाइन का अर्थ समझाऊंगा, ध्यान से समझ। जिस लाइन को अंडरलाइन करूंगा केवल उसी को पढ़ना है। कहता है जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में शिफ्ट हो जाते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। तो कहता है दोनों ही क्लासेज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो इक्वल हो जाते हैं जब ए से 5 बच्चे चल जाके बी में चले गए। When 5 children from class A join class B, the number of children in both the classes is the same। तो कहता है बच्चों की संख्या समान हो जाती है। मैं इसे दो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। पहला डिटेल ही बताता हूं। भाई एक क्लास है ए और एक क्लास का नाम है बी। सवाल में कह रहा है कि जो क्लास ए है उसमें मान लेते हैं ए बच्चे हैं और बी क्लास में बी बच्चे हैं। आपने कहा ठीक है भाई, दो क्लास है, एक क्लास का नाम ए रख लिया, एक का बी हमने रख लिया। अब कह रहा अगर हम ए से 5 बच्चे बाहर निकाल दें, निकाल दीजिए तो ये -5 बच रहे, भाई 5 गए तो इतने हो गए, और वही 5 बच्चे ले जाके हम बी क्लास में बैठा दें तो बी में हो गए b+5। और अब कह रहा है दोनों ही क्लासेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बराबर है। दोनों ही क्लासों में बच्चों की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों समान है। दोनों ही क्लास में बच्चों की संख्या समान है। आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो b+10 हो जाएगी, क्योंकि -5 इधर जाएगा, 5 और 5 10, यानी ए क्लास में b+10 बच्चे होंगे। ए क्लास में हमने ए माना था तो ए की वैल्यू आ गई b+10। अब दूसरा तरीका, मेरे बच्चे मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि भाई अगर हमारे पास दो क्लास हैं, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, मुझे ये बात पता है पहले से कि अगर यहां पे जितने भी बच्चे हैं यहां से 5 बच्चे निकाल के इस क्लास में जोड़ दें, इस क्लास में 5 बच्चे जोड़ दे रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। तो हमें सिंपल एक काम करना चाहिए कि हमें मान लेना चाहिए कि बी क्लास में बी बच्चे हैं, बी क्लास में बी बच्चे हैं। अब यहां से मैं 5 बच्चे और ले आया तो यहां कितने हो गए b+5। भाई बी क्लास में मान लिया बी बच्चे हैं, यहां से मैं 5 बच्चे लेके इसमें और आ गया तो यहां हो गए b+5। और कहता है यहां से 5 बच्चे निकाले तो यहां जितने भी होंगे उससे 5 घट गए होंगे। मान लो ए बच्चे हैं और कह रहा है कि दोनों की संख्याएं बराबर है, तो 5 उधर जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमें ये डायरेक्ट ही समझना है कि 5 जब इधर गए यानी 5 इससे घटाए और इसमें जोड़े तभी तो बराबर हुआ, यानी इन दोनों के बीच में गैप जो है वो 10 का है। तो बी में मान लेना चाहिए हमें बी बच्चे हैं तो ए क्लास में b+10। फिर भी जिस भाई को प्रॉब्लम है वो इस बात को समझे कि ए की जो वैल्यू है वो b+10 है, यानी बी में बी बच्चे हैं तो ए क्लास में b+10 बच्चे हैं। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। इतनी बात आप समझ गए तो जंग लड़ी जाएगी। अब अगली बात बाबू ये कि अगली लाइन में कह रहा है कि अगर 25 बच्चे बी से जाके ए में ज्वाइन कर लेते हैं, क्लास बी से जाके ए में ज्वाइन कर लेते हैं, 25 बच्चे यहां से निकाल दो तो यहां हो गए b-25 बच्चे, और ये 25 बच्चे जाके कहां मिल गए यहां, तो b+10 थे, 25 और हो गए तो b+35 हो गए। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां बच्चे हो गए b+35, यहां है b-25। तो कह रहा है यहां जो बच्चों की संख्या है ना वो यहां वाली संख्या की डबल है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा, एक बार पढ़िए। देखिए लैंग्वेज का खेल है, 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार पढ़ना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करें, अब मेरे बच्चे हमें करना ये होगा कि ये हो गया b+35 और ये 2b -25 दूनी 50, इधर लाओगे तो b, या 85। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बी क्लास है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 85। तो भैया अगर यहाँ 85 बच्चे हैं तो नेचुरल है यहाँ तो 85 + 10 कितने होंगे 95, और हमें इन्हीं का तो रेशियो निकालना है। तो 5 से काटा 17, 17 पंजे 85, और 5 से काटा 19, 19 पंजे 95, यानी आंसर आएगा मेरे भाई 19:17, जो है ही नहीं ऑप्शन, ये है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले डिटेल पढ़ाऊंगा। सवाल में कह रहा है एमबीए चयन प्रक्रिया में कुछ बच्चे थे, लिस्ट बना देते हैं। ये है टोटल स्टूडेंट, ये है सेलेक्टेड, और ये है अनसेलेक्टेड। तो सवाल में कह रहा है इन एन एमबीए सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 11:2, यानी सेलेक्ट होने वाले बच्चे और सेलेक्ट ना होने वाले बच्चे की संख्या का अनुपात था 11:2, तो 11 और 2 13। बहुत बढ़िया। इफ 40 लेस हैड अप्लाइड, कहता है अगर 40 बच्चों ने कम अप्लाई किया होता। अब भैया ये तो यूनिट है, परसेंटेज में आपने पढ़ा है, तो क्या करो, इसे मान लो 13x, ये 11x, ये 2x। मान लिया कि 2x बच्चे अनसिलेक्टेड हैं तो 11x सेलेक्टेड, तो टोटल 13x है। अब कह रहा है कि अगर 40 कम बच्चों ने अप्लाई किया होता तो 13x माइनस 40। बहुत बढ़िया। और यहां तक की बात क्लियर है। इफ 40 लेस हैड अप्लाइड एंड 20 लेस सेलेक्टेड, और कहता है अगर 20 कम बच्चों ने सिलेक्शन लिया होता तो 11x माइनस 20, यानी पहले इतने बच्चे सिलेक्शन ले रहे थे तो अब इतने बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अब नई कंडीशन के हिसाब से, न्यू जो कंडीशन है, न्यू कंडीशन के हिसाब से 13x माइनस 40 बच्चे हैं टोटल जी। इसमें से सेलेक्ट कितने हुए हैं जी, घटाते हैं साहब। सेलेक्ट हुए 11x माइनस 20 बच्चे, तो 13x माइनस 40 माइनस 11x प्लस 20। 13 में 11 गया 2x, 40 में 20 गया 20। इसका मतलब अनसेलेक्टेड बच्चों की संख्या है 2x माइनस 20। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं अपनी बात को समझाता हूं। कह रहा है एमबीए चयन प्रक्रिया में चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 11:2 था, माने 11x सेलेक्टेड थे तो 2x अनसेलेक्टेड, टोटल 13x बच्चे थे। अब कह रहा है अगर 40 कम बच्चों ने अप्लाई किया, 20 कम बच्चे सेलेक्ट हुए, तो इतने बच्चों में से इतने सेलेक्ट हुए तो ना सेलेक्ट होने वाले इतने। तो इस प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया ये आपको बताना है। ठीक है जी। अब देखो मेरे भाई, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये कह रहा है कि भाई जो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड बच्चे, इनका रेशियो दे रखा है, चयनित और न चयनित होने का अनुपात 10:1 है। सिलेक्शन और नोट सिलेक्शन का रेशियो 10:1 है। तो भैया ये बताओ सिलेक्शन लेने वाले बच्चे कितने हैं, 11x माइनस 20, और नोट सिलेक्शन लेने वाले, अनसिलेक्शन लेने वाले कितने हैं, 2x माइनस 20। और ये रेशियो कितना दे रखा है साहब, 10:1। ये मैंने दिया सवाल में। अब क्या करो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर से इसको इधर से, 1 से करेंगे तो 11x माइनस 20 आया, 10 से करेंगे तो 20x माइनस 200 आया, 20 इधर उधर लाओगे तो बचा 9x, बचा 180, तो x की वैल्यू आई 20। तो टोटल स्टूडेंट है 13x, तो 13 गुना 20, 13 दूनी 26, 260। यानी मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 260 बच्चे थे जिन्होंने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था। उसमें कितने सेलेक्ट हुए कितने नहीं हुए, ये मारिए गोली। हाँ है ना। देखिए अगर मुझे महज तुक्केबाजी करनी होती तो मैं इस बात को ऐसे भी सोच सकता था कि भाई टोटल स्टूडेंट 13 के मल्टीपल होंगे, तो इन ऑप्शन में से 13 से भाग होने वाला कौन सा ऑप्शन है, केवल बी, तो मैं डायरेक्ट बी ऑप्शन टेक देता। लेकिन ये तो थी साधारण जिंदगी। अब बात करेंगे मेंटोस जिंदगी की। मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा इनकम एक्सपेंडिचर के सवालों में मैं क्या लिखवाता था, यहां लिखता था इनकम, इनकम मान लेते हैं रेशियो हुआ A:B। नाम है दो आदमियों के, राम और श्याम। फिर यहां क्या लिखता था मैं, एक्सपेंडिचर का रेशियो, याद है ना इनकम एक्सपेंडिचर की टाइप।
टीचर टीचर TURE। एक्सपेंडिचर का रेशियो X/Y। और फिर नीचे लिखता था मैं सेविंग, सेविंग्स का रेशियो लेट से MN है, कुछ भी होती सेविंग एक्चुअल में लिख देता था। M रुपए बचाए राम ने, N रुपए बचाए श्याम ने। अब मेरे दोस्त, अगर आपको ये बातें याद हैं तो आप शायद समझेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ही होता है सेविंग। यानी इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का जो डिफरेंस है ना, यही मेरा सेविंग है। तो राम ने कितनी इनकम की, कितना खर्चा किया, बचा हुआ सेविंग है। कितना इनकम किया श्याम ने, कितना खर्चा किया, बचा हुआ सेविंग है। अब मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, इसी तर्ज पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं, इसी बात को आगे समझाने के लिए कि जो हमें सवाल दिया हुआ है उसमें पहले दे रखा है टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, और फिर सेलेक्टेड स्टूडेंट, सेलेक्टेड स्टूडेंट। आपने कहा हाँ। तो पहले वाले केस में टोटल बच्चे थे 13 और सिलेक्टेड थे 11। टोटल स्टूडेंट थे 13 और सिलेक्टेड थे 11। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा बस दिमाग दौड़ाना और कुछ नहीं करना कि टोटल 13 बच्चे थे तो उसमें से 11 सेलेक्टेड हुए थे। लेटर ऑन कहता है कि सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो 10:1 है। 10:1 हो गया, मतलब 10 सेलेक्ट हुए हैं तो एक अनसेलेक्ट हुआ, तो टोटल बच्चे कितने हुए, 11। यानी कुछ चेंजेज हुए और चेंजेज होने के बाद कह रहा है कि 11 बच्चों ने अगर अपीयर किया है तो 10 बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। 10:1 का मतलब यही हुआ। क्या चेंजेज हुए? चेंजेज ये हुए कि सर पहले अगर 13 यूनिट बच्चे अप्लाई करते थे तो 11 यूनिट सेलेक्टेड होते थे। अब 11 यूनिट अप्लाई कर रहे हैं तो 10 यूनिट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 घट गए। यानी इन दोनों, यहां जो टोटल बच्चे थे और यहां जो टोटल बच्चे थे, इनका डिफरेंस 40 है। और जो यहां सेलेक्ट हुए और जो यहां सेलेक्ट हुए, इनके बीच का डिफरेंस 20 है। सेलेक्टेड का डिफरेंस 20 है और टोटल स्टूडेंट का डिफरेंस 40 है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप समझदार हो और पकड़ पाए इसे, तो यहां आप इसे उड़ा सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर टाइप से कि भैया 11 को 11 से गुना किया 121 आया, 11 को 20 से गुना किया 11 दूनी 22 220 आया। अब भैया 10 यूनिट को 13 से किया 130 आया, और मेरे बाबू 10 को 40 से करेंगे तो 400 आया। अब समझने वाली बात यह कि 130 और 121 के बीच का डिफरेंस आया 9 यूनिट, और 400 और 220 के बीच का डिफरेंस आया 180। तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 20, एक यूनिट की वैल्यू 20 है। तो टोटल स्टूडेंट पहले 13 थे, तो 13 यूनिट गुना 20 करेंगे तो आंसर आएगा 260। यानी कुल मिला के जो टोटल बच्चे हैं वो 260 है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको ये बात समझ आएगी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिनको समझ आ जाए वो बढ़िया, जिनको भी समझ आ जाए वो ठीक है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सवाल। वैसे ये सवाल टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस से के कॉन्सेप्ट को यहीं क्लियर करेंगे। आइए, कहता है भैया फॉक्स चेजेज ए लाइन, कहता है एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है उतनी देर में लोमड़ी 7 छलांग लगा लेती है। मतलब शेर, लोमड़ी, छलांग मतलब जंप होता है। कहता है शेर जितनी देर में 5 बार जंप लेगा उतनी देर में लोमड़ी 7 जंप ले लेगी। जितनी देर में शेर 5 जंप लेगा
उतनी देर में मेरे प्यारे बच्चों लोमड़ी 7 जंप ले लेगी। कितनी देर में? सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय की बात हो रही है। इस बात को समझे? नहीं समझे तो समझाता हूं। कह रहा है एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में, देर माने समय, उतने ही समय में लोमड़ी 7 छलांग लगाती है। द फॉक्स टेक्स 7 लीव्स फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ द लाइन। कहता शेर जितनी देर में 5 लेगा उतनी देर में लोमड़ी 7 ले लेगी। नेक्स्ट में कह रहा है एंड द डिस्टेंस कवर्ड, एंड द डिस्टेंस कवर्ड, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉइन इन 6 लीव्स। कहता है शेर 6 कदम में जितनी दूरी चलता है, तो मान लेते हैं लॉइन 1 कदम में एल मीटर दूरी चलता है, तो 6 कदम में इतनी दूरी चलेगा। भाई 1 कदम में मान लो एल मीटर चलता है, तो 6 कदम में इतनी दूरी चलेगा। तो कहता है इक्वल है ये बात, किस चीज की इक्वल है जी? इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाई फॉक्स इन 5 लीव्स। कहता है लोमड़ी एक जब में मान लेते हैं एफ मीटर चलती है, तो 5 जब में इतना चल लेती। तो सवाल में कह रहा है कि भैया क्या, कि जो शेर है वो 6 जब में जितनी दूरी चलेगा उतनी ही दूरी फोक्स 5 जब में चल लेती है। तो भैया एक जब में अगर एल मीटर तो 6 जब में इतना, एक जब में एफ मीटर तो 5 जब में इतना। तो यहां से एल अपॉन एफ का रेशियो निकालेंगे, आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 5:6। तो एल की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5 होगी, तो एफ की वैल्यू 6। मतलब ये हुआ कि जो लाइन है वो एक जंप में 5 मीटर चल पाता है, तो जो फोक्स है वो एक जंप में 6 मीटर चल पाती है। इस बिंदु को समझने की जरूरत है, यही बिंदु मीन और अहम है। अगर आप ये बात समझ पाए तो भाई ये बताओ, शेर 5 एक जंप में 5 मीटर, तो 5 जंप में कितना दूरी चल देगा? 25 मीटर। और लोमड़ी एक जंप में 6 मीटर चलती है, तो 7 जंप में कितना चल देगी? 42 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड का क्या सूत्र होता है? स्पीड यानी चाल क्या होती है? चाल हिंदी में, इसका अर्थ क्या होता है? चाल को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस, ए डिस्टेंस ट्रेवल इन ए सर्टेन टाइम। एक निश्चित, निश्चित को कैसे लिखते हैं भाई? निश्चित समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी, एक सर्टेन टाइम में चली गई दूरी ही मेरे प्यारे बच्चों आपकी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। हाँ जी, अगर ध्यान देंगे तो स्पीड यानी चाल का मतलब यही है कि डिस्टेंस ट्रेवलिंग है सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय में चली गई दूरी। तो यहां जो सर्टेन टाइम है उसमें शेर ने 25 यूनिट डिस्टेंस चली है, तो लोमड़ी ने 42। तो भैया इनकी चालों का जो अनुपात होगा वो 25:42 होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है? उनकी चालों का अनुपात। तो पहले क्या था? शेर, और फिर क्या था? लोमड़ी। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस स्पीड। तो भैया होना चाहिए था 25:42, लेकिन वो दे नहीं रखा, तो 42:25 ही करना होगा टेक, क्योंकि ऑप्शन जैसे हैं वैसे लेना होगा। हाँ है ना? फिर इसने फोक्स पहले लिखा होगा और वो बाद में, और शायद पहली लाइन से समझ में भी आता है कि फोक्स पहले लिखा है और लाइन बाद में। तो 42:25 आंसर हो जाएगा। करिए भाई। देखिए मैं सवाल ड्राफ्ट करता हूं। सवाल में कहता है डॉग टेक्स 8 जंप।
पढ़ते रहो, अब मैं करा रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि जितनी देर में कुत्ता 8 जंप लेगा उतनी देर में शेर 12 जंप ले लेगा, और जितनी देर में शेर 12 लेगा उतने में लोमड़ी ले लेगी 15 जंप। बिल्कुल ठीक है। अब आगे कह रहा है कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी। कुत्ते ने 8 छलांग में जो डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो मान लेते हैं डी डिस्टेंस ट्रेवल किए। कहता है शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर। मान लेते हैं लाइन एक जब में एल मीटर चलता है तो 16 जब में इतनी। और कहता है लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में ट्रेवल की गई डिस्टेंस के बराबर है। फोक्स मान लेते हैं एक जब में एफ मीटर चलती। हमने माना कि भाई कुत्ता एक जब में 8 डी मीटर चलता है तो 8 जब में इतना, शेर एक जब में एल मीटर चलता है तो 16 जब में इतना, लोमड़ी एक जब में एफ मीटर चलती है तो 24 जब में इतना। अब बात को ध्यान से समझना क्या कि मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहां क्या करना चाहिए। अगर 3 आ गया तो कुछ नहीं करो, इनका एलसीएम ले लो। 8, 16 और 24 का एलसीएम ले लो। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं 2a इक्वल टू 3 इंटू बी, भाई मुझे ए और बी का रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे ए यहीं रखो, बी बटे ले आओ, 3 यहीं रखो, 2 बटे चले जाएगा सर। बहुत बढ़िया। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि सर हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आया बाबू? 6। तो 2 को किससे गुना करेंगे? 6 है 3 से। 3 को किससे गुना करेंगे? 6 है 2 से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2। तो ऐसे ही हमें यहां करना है कि 8, 16 और 24 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आया 24 दूनी 32, 24 थी 48। तो अगर 8 जम में 48 चल रहा है तो एक जम में कितनी दूरी चलेगा? 6। 16 जम में 48 चल रहा है तो एक जम में कितना चलेगा? 3। और 24 जम में 48 चल रहा है तो एक जम में कितना चलेगी? 2। मैं ये कह सकता हूं भाई कुत्ता एक जम में 6 मीटर चलता है तो शेर एक जम में 3 मीटर चलता है, तो लोमड़ी एक जम में 2 मीटर चलती है। तो भैया 8 जम में 6 के हिसाब से 48 मीटर, 12 जम में 3 के हिसाब से 36 मीटर, और 15 जम में 2 के हिसाब से 30 मीटर। ये आ गया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इनकी लेंथ का रेशो। कुछ कटता है तो काटते हैं। 4 से तो नहीं कट रहा, 3 दूनी 6, 6 से कटेगा। 6 8 48, 6 6 36, 6 5 30। तो मेरे बच्चे रेशियो आएगा 8:6:5। यानी इनकी स्पीड की लेंथ का मतलब स्पीड का जो रेशियो है 8:6:5 हो जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी फर्स्ट और सेकंड 2 क्लास है। कहता है इनके किराए का अनुपात है 3:1। मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि अगर फर्स्ट क्लास से ट्रेवल करोगे तो 3 रुपए लगेगा, जबकि सेकंड क्लास से ट्रेवल करोगे तो 1 रुपए लगेगा। कह रहा है जी दोनों स्टेशनों के बीच फर्स्ट और सेकंड जो क्लास है उसमें ट्रेवल करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। नंबर ऑफ पर्सन कि भैया किससे कितने आदमी जा रहे हैं उसका रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 1:50। बहुत सुंदर। अब तो भैया टोटल खर्चा कितना आ गया, एक्सपेंस कितना आ गया? तो सर हम ये कहेंगे कि भाई फर्स्ट क्लास में एक आदमी का किराया 3 और एक ही आदमी गया तो 3 रुपए का खर्चा आया, जबकि सेकंड क्लास में एक आदमी का 1 रुपए खर्चा है तो 50 आदमियों का 50 रुपए खर्चा हो गया। ये आ गया इनके टोटल खर्चे का अनुपात। तो टोटल खर्चा कितना हुआ भाई? 3 और 50 53 यूनिट। तो टोटल खर्चा हुआ मेरे भाई 53 यूनिट, और 53 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों स्टेशनों के बीच यात्रियों से 1325 रुपए वसूले गए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी भाई 1325 बटे 53। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है सेकंड क्लास से कितना पैसा वसूला गया?
तो द्वितीय श्रेणी से कितना पैसा वसूला गया, तो 50 यूनिट की वैल्यू पूछा, क्या होगा, इंटू 50। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का तरीका हो। अब देखिए यार, एक बात समझिए, 1325 थोड़ा लॉजिक लगाने का खेल और कुछ है ही नहीं, जो समझ पाए। दिमाग दौड़ाना क्या, कि मेरे प्यारे बच्चों 53 टुकड़ों की वैल्यू है 1325। ध्यान देना भाई, 53 की वैल्यू है 1325, तो 50 की वैल्यू क्या होगी, आप देख रहे हैं 50 और 53 लगभग लगभग नजदीक है। तो पहली चीज तो ये कि 53 की वैल्यू, भाई 53 यूनिट की वैल्यू है 1325, तो 50 की वैल्यू क्या होगी, यानी 50 की वैल्यू 1325 से छोटी है। दूसरी चीज, 53 और 50 में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो यानी जो 1350 53 यूनिट की वैल्यू, तो 50 की जो वैल्यू होगी इससे लगभग थोड़ी ही छोटी होगी, बहुत ज्यादा छोटी नहीं होगी। जैसे माशाल्लाह बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी है, ये बहुत ही ज्यादा छोटी है, यही एक वैल्यू है जो इसके नजदीक में है 1250। तो ऑप्शन से भी मेरे बच्चे मैं डायरेक्ट खेल सकता था इस सवाल के साथ कि आंसर 1250 होगा, या हम लगाते थे इसमें डिजिटल सम भी लगाते, लेकिन ऑप्शन इतनी दूर दूर है और 53 टुकड़े की वैल्यू इतनी है, तो 50 टुकड़े की वैल्यू हमें चेक करनी थी। देखो यार दोस्त, सवाल में कह रहा है कि भाई 3 क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तीनों ही क्लासों से रेलवे का जो किराया है उसका अनुपात 8:6:3। बहुत बढ़िया। लेकिन कह रहा है जी बाद में क्या हुआ कि पहली श्रेणी का किराया 1/6 घट गया। अगर 1/6 घट गया मतलब 6 में से 1 घट गया, तो बचा कितना, 5। बहुत बढ़िया, 5/6। कहता जी दूसरी श्रेणी का किराया 1/12 घट गया, तो दूसरी 1/12 मतलब 12 में से 1 घट गया, तो बचा कितना, 11। तो दूसरी श्रेणी का किराया 11/12 है, 6 का। और तीसरी श्रेणी यानी थर्ड क्लास का जो किराया है वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जितना था उतना ही रहेगा। आपने कहा साहब ये बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 6×2 = 12, यह आया 20/3, यह आया 11/2, और ये 3 का 3 रहा। अगर इस रेशियो को थोड़ा प्रॉपर एडजस्ट कर दिया जाए, कैसे, कि सब बटे में क्या, 6 से इधर भी गुना, ना बटे में क्या था, 2, माफी चाहता हूं, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, सबको 6 से गुना कर दें, इधर भी इधर भी, तो आप देखेंगे कि यहां आएगा 3×2 = 6। तो एक्चुअल में फर्स्ट क्लास का किराया 40 यूनिट है, तो सेकंड का किराया 2×6 = 11×3 = 33 यूनिट हुआ। तो थर्ड का किराया मेरे बच्चे 6×3 = 18 यूनिट हो। यानी अगर फर्स्ट क्लास का ये घटाने के बाद जो किराया 40 था, तो सेकंड का इतना और थर्ड का सेम ही रहा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहां तक की बात बताई है, मैंने यहां तक की बात बताई है आपको, ये बातें बताई। तो एक बार लैंग्वेज को तसल्ली बख्श पढ़ लें, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ही बेटर तरीके से आप समझेंगे। इस वाली लाइन जो ये गोला बनाया है, इस गोले जितनी चीज को 2-3 बार पढ़ लें। मैं आराम से 10 सेकंड के लिए चीज रोक रहा हूं, करो कर पढ़ो, आराम से पढ़ते रहो। जितना टाइम पढ़ने में इन्वेस्ट करोगे उतना ही बेटर सीखोगे भी। पढ़ते रहिए आप।
पढ़ते रहिए आप, मैं तब तक कुछ और लिख रहा हूं। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भैया फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास से जो लोग ट्रेवल करते हैं, जो पैसेंजर हैं, उनकी संख्या का अनुपात 9:12:26 है। यानी इससे 9 आदमी, तो इससे 12, तो इससे 26 आदमी। तो भैया टोटल खर्चा कितना हुआ, आओ कैलकुलेट करें। 40 को 9 से गुना किया 360, 12 को 3 से किया 12 3 36, 12 3 36 और 3 39, 18 छिके 108, हासिल आई 10, 18 दूनी 36 और 10 46। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात को चेक करिए कि इनके जो खर्चा है उसका अनुपात ये बना के नहीं बना। हाँ है ना। अब भैया इनको काटते हैं। किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 7 8, 4 से कट रहा है। 4 से काटेंगे, 4 नीम 36, बिल्कुल ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 नीम 36, 4 नीम 36 99, बहुत सुबह अल्लाह भाई। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28 से 117। 9 से कटेगा, 13 नीम 117, 9 से काटेंगे तो आएगा 10, यह आएगा 11, और 9 से काटेंगे तो आएगा 13। यानी एक्चुअल में ये सेटअप बना कि भैया पहली क्लास का किराया इतना, तो दूसरी से का इतना, तीसरे का इतना, ये कुल मिला के खर्चा हो रहा है। और कह रहा है सारी टिकटें बेच के उसने 1088 रुपए वसूल किए हैं। तो ये बताओ फर्स्ट क्लास वाले से कितना पैसा उसने वसूल किया है। ये हमारे सवाल का एम है। आओ भैया सेटल करें, इसे हटाते हैं। 1088, ध्यान देना। तो भैया यहां जोड़ेंगे तो 10, 10 और 11 21, 21 और 3 24, 24 और 1 34। तो 34 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1088 रुपए को। तो बाबू एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1088 बटे 34। तो सवाल ने पूछा 10 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटा 17, बिल्कुल ठीक है। 17 से काटेंगे, 17 छिक्के 102, 17 चौकों 68, 5 चौक 20, 5 छिंग 30 और 2 32। इसका अर्थ मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि भाई कुल मिला के 320 रुपए जो है वो पहली क्लास से किराया वसूला जाता है। फर्स्ट क्लास से 320 रुपए का किराया वसूला जाता है। पहले इतनी बात समझिए। जल्दी से बताइए कितने बच्चों को समझ आ गया, क्योंकि अब फिर रेशियो में नई टाइप शुरू करेंगे। उत्तम अग्रवाल भाई हो जाएगा, 500% करा दूंगा। जल्दी से कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो यार, ये था मिसलेनियस की टाइप। अब हम आ रहे हैं आगे प्रपोर्शन पे। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। क्लियर है, ठीक है। अब आइए मेरे भाई प्रपोर्शन पे आते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी से इसका अनुच्छेद करके समझाता हूं। समान, समान को बोलते हैं इक्वल, इक्वल, और अनुपात, समान अनुपात। अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जब दो रेशियो आपस में इक्वल आ जाते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं, समान अनुपात। जैसे A:B वही रेशियो है जो C:D का। यानी जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू अगर इसकी है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं रेशियो, और इसी को हम कहते हैं समानुपात। मेरे प्यारे बच्चों, जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाएं तो उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहता है, इक्वल का निशान नहीं लगा के बल्कि 4 बिंदियां लगाते हैं, C:D। ये जो है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये तरीका होता है प्रपोर्शन का।
ये मेरे प्यारे बच्चों तरीका होता है प्रोपोर्शन का इक्वल साइन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पहले सवाल में जानना चाह रहा हूं, क्या ये दोनों प्रोपोर्शनट हैं? क्या ये दोनों समान अनुपात हैं? तो आप कहेंगे देखो सर ये है 4:5, ये है 8:10, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 5 10, 4:5 समान आ गया। तो हाँ सर ये समानुपात है। मैं आपसे पूछूं ये समानुपात है? तो आप कहेंगे सर ये रेशियो है 8:10, जबकि यहां काटोगे तो रेशियो आ जाएगा 8:20। सिंप्लीफाई भी करोगे तो बराबर नहीं आएगा। तो हम कहेंगे सर ये समानुपात नहीं है। यानी जब दो अनुपात समान आ जाए, जब दो रेशियो इक्वल आ जाए मेरे बच्चे, तो हम कहते हैं समानुपात। अब जैसे ये पेपर का क्वेश्चन है, जहां ये 4 बिंदियां आपको लिखी दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये इक्वल का साइन होता है। अनुपात में 4 बिंदी लगा के हम समान अनुपात दिखाते हैं, यानी इक्वल रेशियो दिखाते हैं। तो देखना है हमें ये कि क्या ये इक्वल है रेशियो। आओ बाबू, तो भैया क्या करें, कटिंग चालू करते हैं। 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये रेशियो है 4:3। यहां देखते हैं 4 चौक 16, 4 तिया 12। हाँ सर 4:3 आ रहा है, बिल्कुल ये प्रपोर्शन है। ये 13 11, ये 5 4 प्रपोर्शनेट नहीं है। ये 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 2 3, जबकि ये कटेगा ही नहीं, तो ये भी प्रपोर्शनेट नहीं है। ये 3 5 है, ये 2 5, ये भी प्रपोर्शनेट नहीं है। यानी जब दो अनुपात बराबर हो जाएं तो उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं मेरे बच्चे, समान अनुपात कहते हैं। अब यहां से एक नई चीज आपको सीखने को मिली, और वो ये कि जब भी हम दो अनुपात इक्वल करते हैं, यानी ए अनुपात बी इक्वल करते हैं लेट से सी अनुपात डी को, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों बात को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब ही इक्वल है, और अनुपात का मतलब फ्रैक्शन ही है, यानी ए बाई बी का जो रेशियो है वो इक्वल है सी बाई डी के। जब आप इन्हें देखेंगे कि भाई इसका मतलब इक्वल है, गुना करेंगे तो डी की गुना ए से होगी और बी की गुना सी से होगी। तो ए गुना डी और बी गुना सी। तो मेरे बच्चे गौर करने वाली बात यहां पे ये है कि ए की गुना डी से होगी और बी की गुना सी से होगी, यानी ए इंटू डी बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी इंटू सी। ए इंटू डी बराबर होगा बी इंटू सी के। क्लियर है? यानी जब भी ऐसे हो तो नजदीक नजदीक वाले का मल्टीप्लीकेशन होता है और मेरे बच्चे दूर दूर वाले का मल्टीप्लीकेशन होता है। इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम पहली टाइप पे आते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी पे। आई कह रहा जी नीचे दिए गए चार संख्याओं के समानुपात में तो x का मान बताइए क्या होगा। तो करना क्या होगा मेरे बच्चे, ये चार बिंदियां जहां आपको दिखाई दे रही हैं, ये चार बिंदियां ही अपने आप में डिफाइन कर रही कि दोनों रेशियोज इक्वल हैं। तो करिए क्या मेरे बच्चे, इसको इससे कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए। तो 5 को x से करा, बहुत बढ़िया सर, और 6 को 20 से किया। 5 से काटेंगे 4, तो x की वैल्यू आ गई 24। तो आंसर आया मेरे बच्चे 24। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब आइए यहां सवाल में आपसे पूछ रहा है कि भैया p की वैल्यू बताइए क्या है, और यहां चार बिंदियां लगा रखें। चार बिंदियां लगा दी मतलब नजदीक नजदीक का मल्टीप्लीकेशन, दूर दूर का, यानी वो खुद ही कह रहा है कि समानुपात में है। तो 3/2 गुना p, दूर दूर वाले और नजदीक वाला हो गया 1/2 गुना 27 वाले। बहुत बढ़िया जी। 2 से 2 काटा, 3 से काटा 9। तो कह रहा है p की वैल्यू बताओ। तो मेरे प्यारे जो p की वैल्यू आई 9y, एंड दैट इज इन ऑप्शन डी। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां कह रहा है कि ये दोनों ही जो रेशियो हैं ये आपस में इक्वल है। k अनुपात 5, दस अनुपात 25। कह रहा है k की वैल्यू बताओ। तो क्या तरीका बताया, दूर दूर वाले की गुना नजदीक नजदीक वाले की, यानी k इंटू 25 मेरे प्यारे बच्चों, और 5 गुना 10। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। भाई 10 5 50, 50 को 25 से काटा मेरे बच्चे, आंसर आया 2। हाँ जी, आइए अब जरा ध्यान देना। कह रहा है इन ए प्रपोर्शन, कहता है दो कोई समानुपात है,
यानी जैसे A:B, ऐसे ही समानुपात है C:D। तो कह रहा है पहले और चौथे का मल्टीप्लीकेशन, यानी A का मल्टीप्लीकेशन D से, तो A इंटू डी, ये वैल्यू दे रखी है उसने 70। बहुत बढ़िया। और दूसरे और तीसरे का जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी B इंटू सी, ये उसने दे रखा है 3.55, 3.5y। अब मेरे बच्चे, आप ये बात तो जानते हैं कि दूर दूर वाले की गुना नजदीक नजदीक वाले की गुना बराबर होती है। तो A इंटू डी बराबर होगा किसके? B इंटू सी के। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगे। तो 70 बराबर, समझते हैं ना मेरी बात को, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो इसका मतलब 3.5y जो है वो 70 के बराबर है। अरे बोलो भाई, 35 से काटेंगे, 35 दूनी 70, पॉइंट से गुना करोगे तो y की वैल्यू आएगी 20। बहुत ही सिंपल, सीधा सीधा सा फंडा, कुछ नया है ही नहीं। और इससे पेपर में धड़ल्ले से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2 पे। टाइप 2 भी बिल्कुल टाइप 1 की तरह ही है। यहां क्या होगा कि आपको कोई 3 नंबर दे रखे होंगे, प्रपोर्शन में 3 नंबर दे रखे होंगे। जैसे A:B दे दिया और प्रपोर्शनेट दे दिया C:, ये पूछ लिया आपसे क्या होगा। हाँ जी, या ये मिसिंग कर देगा, या ये मिसिंग कर देगा, या ये मिसिंग कर देगा। यानी 3 नंबर जब भी आपसे देगा मेरे बच्चे, 3 नंबर जब भी देगा तो कोई एक मिस कर देगा, 3 देके आपसे वैल्यू पूछना चाहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ध्यान दें तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, पहला अनुपात। इसे हम कहते हैं दूसरा, इसे हम कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन, इसे हम कहते हैं चौथा। ये मेरा पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बेसिक नियम हम जानते हैं, नजदीक नजदीक की गुना, दूर दूर की गुना। होगा क्या कि सर 4 में से कोई 3 देगा और एक गायब करेगा और सवाल बनाएगा। जैसे ये नंबर गायब करेगा तो फर्स्ट पूछ लेगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो कई बार कहेगा कि ये 3 नंबर हैं और मैं थर्ड प्रपोर्शन गायब है, तो थर्ड प्रपोर्शन निकालो। सवाल के थ्रू समझाऊंगा, आओ। जैसे सवाल में कह देगा कि भाई फर्स्ट प्रपोर्शन निकाल के बताइए, जैसे सवाल दे दिया और कहा पहला समानुपात निकाल के बताइए, फर्स्ट प्रपोर्शन। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रपोर्शन x है, तो x का जो 8 से अनुपात होगा वही अनुपात आपका 24 से 48 से होगा। सवाल को समझने की कोशिश करना। 3 नंबर दे दिए और कहा पहला गायब है, पहला निकाल के बताओ। तो पहला मान लो, समझने के लिए x मान लिया। अब दूर दूर की गुना x गुना 48, नजदीक नजदीक की गुना 8 गुना 24। हाँ है ना, 24 दूनी 48, 2 चौक 8, x की वैल्यू 4। अब अगले में क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा सेकंड प्रपोर्शन बताओ। तो मैं 3 नंबर दे दूंगा ए बी सी और सेकंड पूछूंगा, तो मतलब ए का सेकंड से और थर्ड का फोर्थ से जो रेशियो होगा। जैसे यहां ये कहता है 8, 4 और 5 का दूसरा समानुपात ज्ञात करिए। तो आपने कुछ नहीं करना है, इनको सिस्टमेटिक सीरियल वाइज लिखना है। 28, 4 और 5। अब कह रहा है दूसरा गायब है, तो इसका मतलब यहां दूसरा आएगा, x मान लीजिए। बाकी सब सेटिंग आपकी वही रहेगी। तो नजदीक नजदीक की, दूर दूर की। तो 4 को x से किया 4x और 28 को 5 से किया। कुछ भी रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल सीधी सी बात है। 4 7 28, तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ गई 35। अब आपको 3 नंबर देके कहेगा थर्ड प्रपोर्शन निकालो, मतलब ए बी सी 3 नंबर दे रखा होगा और कहेगा थर्ड, थर्ड का तीसरी पोजीशन वाला गायब कर रखा है। जैसे आइए, कहता है 4, 3 और 18, कह रहा है थर्ड प्रपोर्शन बताइए, तीसरा समानुपात बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों थर्ड प्रपोर्शन देखते ही समझ में आना चाहिए कि भाई थर्ड नंबर की चीज गायब है तो उसे एक्स मान लेते हैं। और आपको लिखना नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए लिखना पड़ता है। अब नजदीक नजदीक की गुना, दूर दूर की गुना। तो 3 गुना एक्स, 4 गुना 18, 3 6 18, 6 चौक 24। तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर। आइए मेरे बाबू, सवाल में पूछ रहा है फोर्थ प्रपोर्शन बताइए, चतुर्थ समानुपात ज्ञात करिए क्या होगा।
फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए चतुर्थ समानुपात। तो क्या करना है भैया, मतलब चौथा नंबर गायब कर रखा होगा, जैसे 189 इज टू 273 प्रोपोर्शनेट 153 इज टू, मेरे प्यारे बच्चों एक्स। कहता फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x गुना 189 इक्वल होगा 273 इंटू 153। आओ बाबू देखना, कटिंग करेंगे भैया। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 5 3 8 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 7 63। बहुत बढ़िया जी। 21 से काटेंगे, 21 एकम 21, 21 दिए 63। एक्स की वैल्यू आएगी 13 7 91 और 13 कम 13 और 9 22, 221 है। तो ये मेरा आंसर है। यानी मेरे बच्चे यहां मैंने आपको क्या सिखाया कि प्रोपोर्शन में 4 नंबर होते हैं। 4 में से जब भी आपको 3 देगा और चौथा पूछेगा, तो चौथा पहले नंबर का भी हो सकता है, तो उसे फर्स्ट प्रोपोर्शन कह देगा। दूसरे नंबर का होगा सेकंड प्रोपोर्शन कह देगा। तीसरे का गायब करेगा थर्ड प्रोपोर्शन, और चौथे का गायब करेगा तो फोर्थ प्रोपोर्शन। यानी जब 4 में से 3 नंबर देगा तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। अब इससे अगली बात पे आते हैं, एक सवाल और करते हैं, इस पे आइए प्रैक्टिस। मान लेते हैं भाई चौथा नंबर है एक्स और उसने चौथा ही नंबर पूछा हुआ है। सही बात कह रहा हूं कि गलत? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चौथा ही नंबर है उसने पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसकी इससे गुना करो, तो 168 इंटू 150। आओ मेरे भाइयों, 12 छिक 72, 12 कम 12, 12 चौक 48, 3 दूनी 6, 3 5 15 0, 2 से काटा 7। तो मेरे प्यारे जो 1/x जो आया वो आया 7 5 35, 350। यानी मेरे भाई 1/x की जो वैल्यू है 350 रुपये। 1/x की जो वैल्यू कितनी है? 350 रुपये। आज का सेशन मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे आप सभी से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।